फैक्टोग्राफी इंडिया में आपका स्वागत है। क्या कभी किसी क्लासरूम को ध्यान से देखा है? किस नजरिए से? मतलब पढ़ाई के नजरिए से या? मेरा मतलब है जब बच्चों को होमवर्क पूरा करने पर उनकी कॉपी में एक चमकता हुआ स्टार मिलता है, या फिर जैसे मान लीजिए क्लास में शोर मचाने पर उन्हें बाहर खड़ा कर दिया जाता है। हाँ, ये तो हर स्कूल में होता ही है। ठीक है, तो क्या ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती कि हम अनजाने में ठीक उसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं जो दशकों पहले मनोवैज्ञानिकों ने चूहों और कबूतरों को पिंजरे में ट्रेन करने के लिए इजाद की थी? अरे वाह, ये एक ऐसा सच है जिस पर आमतौर पर बात नहीं होती। हमारी आज की शिक्षा व्यवस्था, हमारे नियम, यहाँ तक कि बच्चों को पालने के तरीके भी कहीं ना कहीं मनोविज्ञान के कुछ बहुत ही बुनियादी और पुराने प्रयोगों से निकले हैं। बिल्कुल। और आज की इस गहन चर्चा का मुख्य विषय भी यही है। आज हम बाल विकास और मनोविज्ञान यानी जो हमारा सीडीपी होता है उसके उन 4 सबसे बड़े स्तंभों को खंगालने वाले हैं जिन पर हमारी पूरी शिक्षा टिकी है। हाँ, और वो 4 नाम हैं: जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, बी.एफ. स्किनर और ई.एल. थॉर्नडाइक। एकदम सही। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, अगर ये चर्चाएं सुनने वालों के लिए ज्ञान के नए दरवाजे खोल रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, इन 4 नामों के साथ एक बड़ी समस्या यह है कि जब भी मनोविज्ञान की बात आती है तो 90% से ज्यादा छात्र या तो इनमें उलझ जाते हैं या फिर परीक्षा हॉल में जाकर सब कुछ एक खिचड़ी बन जाता है। बिल्कुल सब मिक्स हो जाता है। हाँ, क्योंकि लोग इसे रटने की कोशिश करते हैं, मतलब गणित के किसी फॉर्मूले की तरह। लेकिन हमारा आज का मिशन एकदम अलग है। हमें रट्टा नहीं मारना है। सही बात है, रटने से कुछ हासिल नहीं होगा। हाँ, आज हम हर सिद्धांत के पीछे छिपे असली क्यों और कैसे को समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले इंसान के दिमाग के अंदर गोता लगाते हैं। शुरुआत करते हैं जीन पियाजे से। पियाजे। हाँ, तो पियाजे ने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहा है। लेकिन सच कहूं तो जब कोई छोटा बच्चा खिलौने को पटक कर तोड़ रहा होता है या मिट्टी खा रहा होता है तो वो किसी एंगल से वैज्ञानिक नहीं लगता। हाँ, ऐसा लगना स्वाभाविक है, क्योंकि सदियों से हमारी शिक्षा व्यवस्था इसी गलतफहमी पर चल रही थी कि बच्चा एक खाली बर्तन है या एक कोरी स्लेट है। मतलब उसमें पहले से कोई समझ नहीं है। हाँ, माना जाता था कि बच्चे में कोई समझ नहीं होती और बड़ों का काम है उस खाली बर्तन में अपना ज्ञान उड़ेलना। पियाजे की सबसे बड़ी क्रांति यही थी कि उन्होंने इस सोच को सिरे से खारिज कर दिया। अच्छा। उनका तर्क था कि ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर से अंदर ठूंसा जा सके। तो मतलब बच्चा निष्क्रिय होकर सिर्फ जानकारी ग्रहण नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। पियाजे के मुताबिक बच्चे अपने पर्यावरण के साथ लगातार प्रयोग कर रहे होते हैं। जब वो बच्चा खिलौना तोड़ता है ना, हाँ, तो वो असल में भौतिकी का अपना पहला प्रयोग कर रहा है। अरे वाह। वो जानना चाहता है कि इसके अंदर क्या है, ये आवाज कैसे करता है और इसे पटकने पे क्या होता है। ज्ञान असल में अंदर से बाहर की ओर निर्मित होता है, बच्चा उसे खुद गढ़ता है। ये तो ठीक है, लेकिन ये ज्ञान गढ़ने की प्रक्रिया चलती कैसे है? मतलब क्या ये एक सीधी ढलान की तरह है जहां उम्र बढ़ने के साथ साथ ज्ञान बस लगातार बढ़ता रहता है? नहीं, यही तो दिलचस्प बात है। पियाजे का मानना था कि विकास कोई सीधी ढलान नहीं है जिस पर बस फिसलते हुए चले जाएं। अच्छा, तो फिर कैसा है? उन्होंने विकास को असतत यानी डिसकंटिन्यूअस माना। उनके अनुसार विकास सीढ़ियों की तरह होता है। सीढ़ियों की तरह? हाँ, हर सीढ़ी एक नया चरण है और जब कोई बच्चा एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर कदम रखता है तो उसके सोचने का पूरा ढांचा ही रातों रात बदल जाता है। श्रोतों में इन्हीं सीढ़ियों को याद रखने के लिए एक SPCF ट्रिक का जिक्र है। बजाय इसे रटने के, क्यों ना हम एक ही बच्चे की कहानी के जरिए से समझें? हाँ, ये बहुत अच्छा तरीका रहेगा। मान लेते हैं एक बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है। ठीक है। तो जन्म से लेके 2 साल तक वो बच्चा S यानी सेंसरी मोटर चरण में है, संवेदी प्रेरक। यहाँ दिमाग इतना विकसित नहीं है कि वो शब्दों या विचारों से दुनिया को समझ सके। तो वो कैसे सीखेगा? अपनी इंद्रियों से। बिल्कुल, अपनी इंद्रियों से, देखकर, छूकर, चखकर। और इसी चरण का सबसे बड़ा मील का पत्थर है वस्तु स्थायित्व, या जिसे ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। ये
वही है ना जहाँ 6 महीने के बच्चे के सामने कोई अपना चेहरा हाथों से छिपा ले तो बच्चा एकदम हैरान हो जाता है। एकदम सही, क्योंकि 6 महीने के बच्चे के दिमाग में किसी चीज की छवि को स्टोर करने की क्षमता अभी विकसित नहीं हुई है। मतलब जो आंखों के सामने नहीं है उसका दुनिया में कोई अस्तित्व ही नहीं है। हाँ, उसके लिए वो चीज गायब हो गई। लेकिन जैसे जैसे वो 2 साल के करीब पहुंचता है उसका दिमाग चीजों को याद रखना शुरू कर देता है। उसे समझ आ जाता है कि चेहरा हाथों के पीछे है, गायब नहीं हुआ है। सही बात है। अब मान लेते हैं कि वो बच्चा 3 साल का हो गया। अब वो पी यानी प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक चरण में है, जो 2 से 7 वर्ष तक चलता है। हाँ, बच्चा बोलने लगा है, लेकिन स्रोतों के अनुसार उसकी सोच अभी अतार्किक है। मुझे ना इसका ये जीववाद यानी एनिमिज्म वाला हिस्सा बड़ा अजीब लगा। अजीब लगता है, लेकिन एक बार बच्चे के नजरिए से सोचिए। उसके दिमाग ने अभी तक सजीव और निर्जीव के बीच का फर्क समझना नहीं सीखा है। अच्छा। हाँ, अगर वो दौड़ते हुए किसी मेज से टकराकर गिर जाता है और रोने लगता है तो कोई बड़ा व्यक्ति अक्सर उस मेज को थप्पड़ मारकर कहता है, लो मैंने मेज को मार दिया। हाँ, और बच्चा तुरंत चुप भी हो जाता है, क्योंकि उसे सच में लगता है कि मेज को भी दर्द हुआ होगा। अरे हाँ, उसकी सोच के हिसाब से जो चीज उसे चोट पहुंचा सकती है उसमें भी जान होनी चाहिए। बिल्कुल। फिर वो बच्चा 8 साल का होता है और वो तीसरी सीढ़ी सी पर है, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ठोस संक्रियात्मक अवस्था। ये 7 से 11 वर्ष वाली है ना? हाँ, यहाँ और दिमाग में एक बड़ा शिफ्ट आता है। तर्क या लॉजिक की शुरुआत हो जाती है, लेकिन एक शर्त के साथ। तर्क तो आता है, पर सिर्फ उन चीजों के लिए जो ठोस हैं, जिन्हें वो छू सकता है। सही कहा। मतलब अगर उससे गणित की कोई अमूर्त पहेली पूछी जाए जो सिर्फ ख्यालों में है, तो वो उलझ जाएगा। पर अगर उसके सामने 3 अलग-अलग आकार के डंडे रख दिए जाएं, तो वो तुरंत सबसे बड़ा डंडा उठा लेगा। और यही सीमा टूटती है आखिरी चरण में, एफ यानी फॉर्मल ऑपरेशनल, 11 वर्ष और उससे ऊपर। यहाँ वो अमूर्त चिंतन यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है। अब उसे सामने रखी चीजों की जरूरत नहीं है। वो प्यार, न्याय या भविष्य की संभावनाओं जैसी चीजों पर बहस कर सकता है। ये पूरी यात्रा काफी स्पष्ट है, लेकिन पियाजे को पढ़ते हुए कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो अक्सर सिर के ऊपर से निकल जाते हैं। हाँ, तकनीकी शब्द काफी हैं इसमें। जैसे स्कीमा। इसे आसान भाषा में समझने के लिए क्या हम मान सकते हैं कि ये स्कीमा असल में दिमाग के अंदर मौजूद अलग-अलग कंप्यूटर फोल्डर्स की तरह काम कर रहे हैं, जहां हर नई जानकारी की एक फाइल बन रही है? हाँ, ये कंप्यूटर फोल्डर वाली बात काफी हद तक सही है। लेकिन एक कंप्यूटर और इंसान के दिमाग में फर्क ये है कि बच्चा उन फोल्डर्स को लगातार अपडेट कर रहा होता है। जैसे एक छोटे बच्चे ने पहली बार कोई कुत्ता देखा, ठीक है, उसके दिमाग ने एक नया फोल्डर या स्कीमा बनाया, 4 पैर, एक पूंछ और भौंकने की आवाज। ठीक है। अब यहां से 2 और भारी शब्द आते हैं, आत्मसातकरण यानी असिमिलेशन और समायोजन यानी अकोमोडेशन। हाँ। तो अगर वो बच्चा अगले दिन सड़क पर एक सफेद रंग का कुत्ता देखता है तो वो क्या करेगा? वो अपने कुत्ते वाले फोल्डर को खोलेगा, जानकारी मिलाएगा, 4 पैर हैं, पूंछ है, भौंक रहा है, बस रंग अलग है। वो पुरानी जानकारी में ये नया ज्ञान बिना किसी परेशानी के जोड़ लेगा। इसी को आत्मसातकरण या असिमिलेशन कहते हैं। लेकिन एक मिनट, अगर सब कुछ पुराने फोल्डर में ही जाता रहा तो बच्चा कभी कुछ नया कैसे सीखेगा? क्या मतलब? मतलब मान लीजिए अगले दिन उसने घोड़े को देखा, वो भी 4 पैर और पूंछ वाला है। क्या वो जीवन भर घोड़े को बड़ा कुत्ता ही बुलाता रहेगा? ये तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। और यहीं पर पुरानी व्यवस्था चरमरा जाती है। जब वो घोड़े को कुत्ता कहता है लेकिन घोड़ा भौंकने की बजाय हिनहिनाता है तो बच्चे के दिमाग का संतुलन बिगड़ जाता है। अच्छा। पुराना फोल्डर इस नई जानकारी को प्रोसेस नहीं कर पाता। मतलब अब उसे समझ आता है कि दुनिया में हर 4 पैर वाला जानवर कुत्ता नहीं होता। बिल्कुल। जब नई जानकारी के कारण पुराने ढांचे या स्कीमा में टकराव पैदा हो और उस ढांचे को बदलना पड़े या एक बिल्कुल नया फोल्डर बनाना पड़े तो उसे समायोजन या अकोमोडेशन कहते हैं। पियाजे का ये अकेला नन्हा वैज्ञानिक सुनने में बहुत तार्किक और अच्छा लगता है, लेकिन क्या असल जिंदगी में हमेशा ऐसा होता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मतलब अगर एक बच्चे को इंसानों से दूर किसी जंगल में छोड़ दिया जाए तो क्या वो अपने स्कीमा और फोल्डर्स के सहारे खुद ब खुद सब कुछ सीख जाएगा? यही नहीं, पर लेव वाइगोत्स्की ने पियाजे के सिद्धांत पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया।
ये मनोविज्ञान के इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। हाँ। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी सोशो कल्चरल थ्योरी इस बात पर जोर देता है कि सीखना कोई अकेले कमरे में होने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो फिर क्या है? समाज, संस्कृति और भाषा के बिना ज्ञान का निर्माण अधूरा है। पियाजे और वाइगोत्स्की के बीच भाषा और विचार को लेकर भी तो एक बड़ा वैचारिक टकराव था, है ना? बहुत बड़ा टकराव। पियाजे का मानना था कि पहले बच्चे के मन में विचार जन्म लेता है, यानी थॉट आता है, और उस विचार को बाहर लाने के लिए भाषा विकसित होती है। उनके अनुसार विकास पहले होता है और अधिगम यानी सीखना बाद में। और वाइगोत्स्की ने इस पूरी धारणा को ही पलट दिया। उनके अनुसार भाषा पहले आती है। बिल्कुल। भाषा सिर्फ बात करने का जरिया नहीं है, बल्कि ये वो औजार है जो हमारे विचारों को आकार देता है। बच्चा पहले समाज से बातचीत करके सीखता है और उस अधिगम से उसका विकास होता है। सही कहा। और समाज के इसी महत्व को समझाने के लिए वाइगोत्स्की ने एक सिद्धांत दिया जिसे ZPD कहते हैं, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये जो शब्द है ना ZPD, ये अक्सर लोगों को डरा देता है। इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसे एक गैप या अंतर के रूप में देखिए। यह वो दायरा है जहां बच्चा स्वतंत्र रूप से जो कर सकता है और किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद से जो कर सकता है, उसके बीच की दूरी है। इसे समझने के लिए हम साइकिल चलाने का उदाहरण लेते हैं। हाँ, बताइए। जब कोई बच्चा पहली बार साइकिल पर बैठता है तो वो बिना पेडल मारे सिर्फ पैरों से जमीन को धक्का देकर साइकिल को थोड़ा आगे बढ़ा सकता है। ये काम वो पूरी तरह अकेले कर सकता है। सही है। लेकिन अगर उसी बच्चे के पिता या कोई बड़ा व्यक्ति साइकिल की सीट को पीछे से पकड़ ले, तो वही बच्चा बैलेंस बनाकर पैडल मारना शुरू कर देता है। बिल्कुल। तो अकेले पैरों से धक्का देने और किसी की मदद से पैडल मारने के बीच का जो गैप है, वही ZPD है ना? एकदम सही। वो गैप ही ZPD है, वो क्षेत्र जहां क्षमता तो मौजूद है लेकिन उसे बाहर लाने के लिए बाहरी सहारे की जरूरत है। और जो मदद दी जा रही है, जो पिता ने पीछे से सीट पकड़ी हुई है, उसे पाड़ या स्कैफोल्डिंग कहते हैं। यहाँ पर एक बात समझना बहुत जरूरी है, जहाँ अक्सर गलतियां होती हैं। क्या? स्कैफोल्डिंग एक अस्थायी या टेम्पररी मदद होती है। जैसे ही बच्चा खुद पैडल मारकर संतुलन बनाने लगता है, पिता साइकिल की सीट छोड़ देते हैं। हाँ, हमेशा तो नहीं पकड़े रहते। बिल्कुल। अगर कोई जीवन भर वो सीट पकड़े रहे तो वो स्कैफोल्डिंग नहीं है, वो निर्भरता बन जाएगी। मदद को धीरे धीरे हटाना ही स्कैफोल्डिंग की असली पहचान है। और वो इंसान जो ये मदद दे रहा है, चाहे वो पिता हो, कोई शिक्षक हो या बच्चे का अपना कोई दोस्त हो, उसे MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर कहा जाता है। हाँ, MKO का सीधा मतलब है वो व्यक्ति जिसके पास उस विशिष्ट विषय में सीखने वाले से थोड़ा ज्यादा ज्ञान हो। जरूरी नहीं कि वो उम्र में बड़ा हो, ज्ञान में बड़ा होना चाहिए। चलिए पियाजे के दिमाग के अंदर की दुनिया और वाइगोत्स्की के समाज से अब थोड़ा बाहर आते हैं। ठीक है। अब उस चीज की बात करते हैं जो हमें न तो दिमाग के अंदर दिखती है, न ही समाज के हवाई सिद्धांतों में। हम बात कर रहे हैं उस चीज की जो हमारे आंखों के ठीक सामने घट रही होती है, हमारा व्यवहार। BF स्किनर का नजरिया बाकी दोनों से एकदम अलग था। कैसे? स्किनर का मानना था कि हम किसी इंसान के दिमाग के अंदर नहीं झांक सकते। हम नहीं जान सकते कि उसके स्कीमा कैसे बन रहे हैं या वो क्या सोच रहा है। तो फिर उनका ध्यान किस बात पर था? उनका पूरा फोकस सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर था, यानी दिखने वाले व्यवहार पर। उन्होंने अपना मशहूर स्किनर बॉक्स बनाया और चूहों तथा कबूतरों पर प्रयोग किए। इससे क्रिया प्रसूत अनुबंधन या जिसे ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं, उसका सिद्धांत निकला। तो इस सिद्धांत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि कोई भी जीव भविष्य में किसी व्यवहार को दोहराएगा या नहीं, ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि पिछली बार उस काम को करने का परिणाम क्या निकला था। यानी सब कुछ परिणामों का खेल है। बिल्कुल। और यहीं पर एक ऐसा शब्द आता है जहां 90% से ज्यादा लोग गच्चा खा जाते हैं, नकारात्मक पुनर्बलन या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। हाँ, ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता है लोगों को, है ना? जब भी नकारात्मक शब्द सामने आता है तो ऐसा लगता है जैसे किसी को सजा दी जा रही है या किसी की पिटाई हो रही है। ये मनोविज्ञान की सबसे आम गलतफहमियों में से एक है। स्किनर की भाषा में जब भी पुनर्बलन शब्द का इस्तेमाल होता है तो उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, किसी व्यवहार को बढ़ाना, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। जी हाँ। सकारात्मक तो बहुत सीधा है, एक बच्चे ने होमवर्क किया
उसे इनाम में चॉकलेट मिल गई। अब वो कल भी होमवर्क करेगा। व्यवहार बढ़ गया। लेकिन नकारात्मक पुनर्बलन किसी व्यवहार को कैसे बढ़ाता है? इसे सीट बेल्ट के उदाहरण से समझते हैं। ठीक है। जब कोई इंसान कार में बैठता है और सीट बेल्ट नहीं लगाता, तो कार के अंदर से एक बहुत ही कष्टदायक और इरिटेटिंग बीप बीप की आवाज आने लगती है। ओहो, वो आवाज इतनी परेशान करने वाली होती है कि इंसान हार मानकर तुरंत सीट बेल्ट खींचकर लगा लेता है। और ध्यान दीजिए, जैसे ही सीट बेल्ट लगती है, वो बुरी आवाज तुरंत बंद हो जाती है। हाँ, एकदम शांति हो जाती है। इंसान को एक राहत महसूस होती है। यहाँ असल में क्या हुआ, कार के सिस्टम ने एक कष्टदायक चीज यानी उस आवाज को हटा लिया, ताकि इंसान के सीट बेल्ट लगाने के व्यवहार को भविष्य के लिए बढ़ाया जा सके। किसी कष्ट या बुरी चीज को हटाकर जब हम कोई अच्छा व्यवहार बढ़ाते हैं, तो वही नकारात्मक पुनर्बलन है। ये बहुत ही स्पष्ट है। मतलब अगर व्यवहार बढ़ाया जा रहा है तो वो हर हाल में पुनर्बलन है। तो फिर दंड यानी पनिशमेंट क्या है? दंड का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, किसी व्यवहार को रोकना या घटाना। अगर क्लास में कोई बच्चा बहुत शोर मचा रहा है और शिक्षक उसे क्लास के बाहर खड़ा कर देता है, तो सजा का मकसद उस शोर मचाने वाले व्यवहार को पूरी तरह से खत्म करना है। तो ये बात साफ हो गई। व्यवहार बढ़ाना है तो पुनर्बलन और व्यवहार रोकना है तो दंड। स्किनर की इस पूरी थ्योरी को आरएस थ्योरी कहा जाता है। हाँ, आरएस थ्योरी। पहले रिस्पॉन्स करो, कोई क्रिया करो और उसके बाद तुम्हें स्टिमुलस या इनाम मिलेगा। जैसे चूहे ने पहले उछल कूद करके लीवर दबाया, तब उसे खाना मिला। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है, विज्ञान में कोई भी विचार अचानक शून्य से नहीं आता। स्किनर के इस आरएस सिद्धांत की जड़ें भी किसी और के काम में छिपी थी, और वे जड़ें हमें मिलती हैं हमारे चौथे मनोवैज्ञानिक के पास, E.L. थॉर्नडाइक। जब भी इनका नाम आता है तो दिमाग में तुरंत एक भूखी बिल्ली की तस्वीर उभरती है। हाँ, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि यानी ट्रायल एंड एरर और संबंधवाद का सिद्धांत मनोविज्ञान की नींव माना जाता है। तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक पिंजरा बनाया, जिसे पजल बॉक्स कहते हैं, और उसमें एक भूखी बिल्ली को बंद कर दिया। पिंजरे के बाहर एक प्लेट में मछली रख दी। बिल्ली भूखी है और बाहर मछली रखी है। जाहिर है कि उसने बाहर निकलने के लिए पिंजरे में खूब हाथ पैर मारे होंगे, सलाखों को खरोचा होगा। उसने बहुत संघर्ष किया, और उसी उछल कूद के दौरान संयोग से, गलती से उसका पैर पिंजरे के लीवर पर पड़ गया। ओहो! दरवाजा खोला और उसने जाके मछली खा ली। थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग को बार बार दोहराया। धीरे धीरे बिल्ली ने समझ लिया कि बेकार की उछल कूद करने का कोई फायदा नहीं है, और अंततः वो सीधे लीवर दबाना सीख गई। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा तकनीकी अंतर दिखाई दे रहा है। कैसा अंतर? स्किनर के चूहे को खाना पहले से नहीं दिख रहा था। बिल्कुल। उसने पहले बिना कुछ देखे क्रिया की, फिर उसे खाना मिला। हाँ। लेकिन थॉर्नडाइक की बिल्ली को तो मछली पहले से दिख रही थी। बिल्कुल। यानी उसके लिए मछली यानी स्टिमुलस पहले से मौजूद थी, जिसे देखकर उसने क्रिया शुरू की। आपने बिल्कुल सही नफ्स पकड़ी है। यही वजह है कि थॉर्नडाइक की थ्योरी को एसआर थ्योरी कहा जाता है। उद्दीपक यानी स्टिमुलस पहले और अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स बाद में। इसी प्रयोग के आधार पर थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 प्राथमिक नियम दिए, जो आज भी हर स्कूल और ट्रेनिंग सेंटर में लागू होते हैं। हाँ, पहला है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। इसके पीछे की सोच वही है कि हम घोड़े को खींचकर तालाब तक ले जा सकते हैं, पर उसे पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। एकदम सही। अगर कोई इंसान मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार नहीं है, तो दुनिया की कोई भी तकनीक काम नहीं आएगी। और जब वो तैयार हो जाए, तब आता है दूसरा नियम, अभ्यास का नियम या लॉ ऑफ एक्सरसाइज। जो काम आप बार बार करेंगे, उसकी आदत पक्की हो जाएगी। जैसे बिल्ली ने लीवर दबाने का बार बार अभ्यास किया। हाँ, तभी वो सीखी। और तीसरा नियम है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसी नियम ने स्किनर के पूरे सिद्धांत को जन्म दिया था। बिल्कुल। प्रभाव का नियम बहुत सीधी बात कहता है, अगर किसी काम को करने का परिणाम सुखद है, तो इंसान या जानवर उस काम को दोबारा करेगा। बिल्ली ने लीवर दबाया, उसे मछली मिली, परिणाम सुखद था, इसलिए वो सीख गई। अगर लीवर दबाने पर उसे बिजली का झटका लगता, तो क्या वो दोबारा लीवर दबाती? कभी नहीं। बस इसी सुखद परिणाम वाले विचार को आगे चलकर स्किनर ने पुनर्बलन का नाम दे दिया। क्या गजब की कड़ी जुड़ती है इन सब के बीच। पियाजे के दिमाग की दुनिया से होते हुए, वाइगॉट्स्की के समाज से गुजरकर, थॉर्नडाइक की बिल्ली और स्किनर के चूहों तक। हाँ, ये एक पूरा सफर है। हमने सीखने की पूरी प्रक्रिया का एक लंबा सफर तय किया है। अब वक्त है इस पूरी जानकारी को हमेशा के लिए दिमाग में लॉक करने का। और इसके लिए स्रोतों में एक बहुत ही बेहतरीन मास्टर ट्रिक दी गई है।
पवास्था, पी व स थ। ये ये एक ऐसा निमोनिक है जो इस सारी जानकारी को सही फोल्डर में सेट कर देगा। आइए इसे डिकोड करते हैं। प से प्याजे, जिनका संबंध सोच, संज्ञान और दिमाग के विकास से है। वा से वाइगॉट्स्की, जिनका पूरा फोकस समाज, संस्कृति और भाषा पर है। बिल्कुल। स से स्किनर, जो परिणामों, पुनर्बलन और ऑब्जर्वेबल व्यवहार की बात करते हैं। हाँ। और आखिर में था से थॉर्नडाइक, जिनका नियम है प्रयास, त्रुटि और प्रभाव। प वास था। अगर इस सूत्र को याद रखा जाए तो परीक्षा में या असल जिंदगी में इन चारों के बीच कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बिल्कुल। इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले चलिए उसी विचार पर वापस लौटते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। जरा सोचिएगा, जब एक बच्चा स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसे मेडल या स्टार मिलता है, और जब वो नियम तोड़ता है तो उसे सजा मिलती है। क्या ये पूरी व्यवस्था, ये कंडीशनिंग, हम इंसानों को भी उसी तरह से एक सिस्टम का हिस्सा नहीं बना रहे हैं जैसे स्किनर बॉक्स में बैठे एक चूहे को बनाया गया था? ये मनोविज्ञान का सबसे कड़वा और विचारोत्तेजक सवाल है ना? क्या इंसान का सीखना और उसका व्यवहार सिर्फ इनाम और सजा तक सीमित रह गया है, या फिर प्याजे और वाइगॉट्स्की के कहे अनुसार हमारी सोच और समाज का भी कोई स्वतंत्र वजूद है? ये सवाल हम सुनने वालों पे छोड़ते हैं। इस बारे में गहराई से सोचिएगा। अगली बार जब किसी क्लासरूम के पास से गुजरें या किसी बच्चे को कुछ नया सीखते हुए देखें तो इस नज़रिए से देखने की कोशिश कीजिएगा। इस विश्लेषण को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बिल्कुल। ऐसी ही और दिलचस्प और गहराई वाली चर्चाओं के लिए फैक्टोग्राफी इंडिया को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप इस पूरी चर्चा के विस्तृत नोट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ें। तब तक के लिए सवाल पूछते रहें और सीखते रहें।